गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं दीप्ति दवे, आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आज फिर से लाई हूँ एक नया चैप्टर। आज हम आपकी संस्कृत की एनसीईआरटी की जो पुस्तक है रुचिरा, उसका एक नया पाठ करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए अपनी रुचिरा की पुस्तक निकाल कर और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इसके साथ इस वीडियो के बाद देखने के बाद आप जो हैं आपकी रुचिरा पुस्तक का जो पाठ है षष्ठ पाठ, उसके बारे में जानने वाले हैं। समुद्र तट षष्ठ पाठ जो है आप देख रहे हैं वीडियो पर, आप देख रहे हैं एक समुद्र का बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है। ये समुद्र के आसपास का जो एरिया है, जो ज़मीन है, उसे तट कहा जाता है, यानी समुद्र का किनारा। तो इसको संस्कृत में जिसे आप बीच कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उसे संस्कृत में कहा जाता है समुद्र तट। तो आज हम इस पाठ के द्वारा संस्कृत में जो है समुद्र को क्या कहते हैं, इस पे क्या क्या कार्य होता है, कैसे लोग जीवन यापन करते हैं, कैसे वहाँ पर विहार करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए अब हम सबसे पहले इस पाठ का जो है, मैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है समाहित करने वाली हूँ वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम जो है इस पाठ के जो है शीर्षक को अच्छे से जानेंगे, फिर हम चित्रों को देखते हुए इस पाठ का आदर्श पठन करेंगे, फिर हम इस पाठ के जो है शब्दार्थों को जानेंगे और उसके बाद में इस पूरे पाठ की व्याख्या करेंगे। आशा है मैंने इस पाठ को आपको समझाने के लिए सारे प्रमुख जो बिंदु हैं उनको समाहित कर पाऊँगी और आप इस पाठ को मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास करें। फिर इसकी व्याख्या को अगर आप देखेंगे और शब्दार्थों को बार बार अगर याद करेंगे तो इस पाठ को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम षष्ठ पाठ से। षष्ठ पाठ है यानी छठा पाठ, जिसे आप हिंदी में छठा पाठ कहते हैं, वह है षष्ठ। तो साथ साथ इस पाठ के साथ साथ हम जो है संस्कृत के संख्यावाची शब्दों से भी परिचित हो रहे हैं। समुद्र तट, जैसे मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था, यहाँ जो हम देख रहे हैं इस पूरे चित्र के अंदर इसका समुद्र में दिखाई दे रहा है ना, जिसमें लहरें आती हुई दिखाई दे रही है, आपको नौकाएं दिखाई दे रही है। समुद्र के आसपास का जो एरिया है ना, जो ग्राउंड जो है यानी जो ज़मीन का एरिया है, उसे कहा जाता है तट। और चूँकि ये समुद्र का तट है, ये कोई नदी का तट नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे समुद्र तट, जिसे इंग्लिश में स्पेसिफिक रूप से बीच कहते हैं, है ना। आपने हमारे भारत देश के अंदर भी अनेक बीच के बारे में सुना है एंड आप लोगों ने अगर कहीं वहाँ मौका मिला हो, अवसर मिला हो, तो आपको अगर वहाँ पे विहार करने गए होंगे तो आपने वहाँ की चीज़ों को याद कीजिए। तो वहाँ के अगर आपको याद आएगा समुद्र में उड़ती हुई लहरें हैं, है ना, कई बच्चे वहाँ पे घूम रहे हैं, कोई पर्यटक आए हुए हैं, विदेशी जो पर्यटक हैं वो आए, फॉरेनर्स जो आते हैं घूमने के लिए जो आते हैं, देशी लोग भी जाते हैं, देशी और विदेशी लोग जो है, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे हमारे देश के लोग घूमने जाते हैं। और वहाँ पे लोग जो है अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ करते हैं, पानी की तरंगों पे खेलते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वहाँ के आपने देखा होगा मिट्टी से घर बनाते हैं। आज हम इस सारी चीज़ों को, उस सारे सीन को हमारे सामने घुमाएंगे और जिन्होंने मौका नहीं मिला है या नहीं गए हैं, तो इस पाठ के साथ साथ आप इस चीज़ का आनंद का अनुभव करेंगे कि हाँ वहाँ का समुद्र तट कैसा होता है। तो संस्कृत के अंदर यहाँ पर हम लोगों को एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, बड़ा ही सुंदर, यानी शब्दों से हम लोग किस प्रकार के हम चित्र बना सकते हैं वो बताया गया है। तो सबसे पहले हम केवल इस पाठ का पढ़ने का आनंद लेंगे, आदर्श पठन करेंगे, फिर हम इसके शब्दार्थों को जानेंगे पाठ के, और उसके बाद में व्याख्या करूँगी। आशा है आप लोग इस पाठ को जब पढ़ेंगे तो कुछ अपने आप ही हमारे जो है दिमाग के अंदर चित्र बनने प्रारंभ हो जाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ का जो है वातावरण है, वहाँ पे कैसे लोग घूम रहे हैं। और आप जिन्होंने इसका अनुभव पहले कर लिया है वो पुनः उन यादों में खो जाएंगे, और जिन्होंने नहीं किया है उनकी जो जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा होता क्या समुद्र तट में, तो वो इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता जो है वह शांत हो जाएगी। तो बच्चों चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं संस्कृत के रूप में। तो संस्कृत जो हमारी बहुत अच्छी भाषा है, हम लोग अब सीख रहे हैं, तो इस पाठ के साथ साथ हम नवीन शब्दों से भी परिचित होंगे। एषा समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति,
अब मैं केवल इसका पाठ करती हूँ, आप इस आदर्श पाठ को पढ़कर उसका अनुभव कीजिए। केचन तरंगै क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवहन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अगला पैराग्राफ पढ़िए, अपनी पुस्तक के साथ साथ खोलते रहिए बच्चों। तो आप खुद भी इसको पाठ को पहले सुनिए और इस पाठ को मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास करें। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। एतेषु मुम्बै, गोवा, कोचि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरीतटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवातटः विदेशीपर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिकव्यापाराय प्रसिद्धः। कोचितटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। कोचितटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुम्बैनगरस्य जुहूतटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नैनगरस्य मेरिनातटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। यहाँ तक बच्चों मैंने पृष्ठ संख्या जो 35 है आपकी पुस्तक का वो पढ़ा है। इस पैराग्राफ में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी अपनी पुस्तक के अंदर जो हमारे देश के समुद्र तट के शब्द जो मैंने पढ़े हैं, जो आपको पढ़ने में पहले जो थे कठिनाई आ रही होगी, तो जब मैंने उनको पढ़ा तो अपने आप उनसे लिंक हो गए। अब उन शब्दों को आप रेखांकित करें। उन सारे शब्द जो आए हैं, जैसे कि मैं फिर बता दूँ, गोवा तटः, विशाखापट्टनम, कोची तटः, जुहू तट और चेन्नई नगर का मेरीना तट, इनको आप रेखांकित कर लीजिए। ठीक है, अब वो किस किस के लिए प्रसिद्ध है ये आप खोजेंगे इस वीडियो के बाद में। मैं जब इसका अनुवाद करवाऊँगी तब आपको पता चलेगा कि ये जो समुद्र तट है किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगाना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अब पृष्ठ संख्या 36 निकालिए बच्चों, 36। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायः द्वीपः इति कथ्यते। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायः द्वीपः इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बंगोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरबसागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः, सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। बच्चों, इस पाठ के शब्दार्थ को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, और आप इन पाठ में जो आए कठिन शब्द हैं इनके अर्थ सहित आप जरूर याद करें। ये मेरा एक टिप आज का रहेगा कि आप इसको शब्द को जब पढ़ें, ताकि आप लोग जब तक आपको अर्थ नहीं आएगा उस पाठ को आप नहीं समझ पाएंगे। शब्दों के अर्थ जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, उनका जो शब्द होना ही जो है निरर्थक है, क्योंकि शब्द की जो एक प्रमुख जो है शर्त ही यही है कि उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। अब शब्द तो है, पर जब तक आप उनका अर्थ को नहीं जानेंगे वो शब्द निरर्थक है। तो शब्द तो है वे और उनका अर्थ भी है, लेकिन उनका आपके लिए निरर्थक होना इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपको इनका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो समुद्र तट, इस शब्द का अर्थ होता है समुद्र का किनारा। तो अब आपके लिए समुद्र तट जो शब्द है वह पूरा अर्थ रखता है, सार्थक है। जैसे मैंने बताया सी बीच, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सी बीच। पर्यटन आए घूमने के लिए। तरंगी लहरों के साथ। नौका भी यानी नौकाओं के द्वारा।
अगले पृष्ठ पर कुछ इस पाठ से संबंधित और शब्दार्थ दिए गए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। नौका भी यानी नौकाओं के द्वारा, बाई द बोट्स। जल विहारम यानी जल क्रीड़ा, पानी के अंदर जो गेम खेले जाते हैं, पानी से जो खेल खेले जाते हैं उन्हें जल विहारम कहा जाता है। आप भी बहुत जल विहार करते होंगे, आप सबको किसे पसंद नहीं है जल विहार करना। बालू का भी यानी बालुओं से, बालू एक विशेष प्रकार की जो मिट्टी होती है उसे बालू का कहा जाता है। बालू का गृहम यानी बालू का घर, घरौंदे। हमें कितना पसंद है बालू की मिट्टी से घर बनाना। जब बारिश का मौसम आता है तब जिनके घर कच्चे हैं या जिनके घर के बाहर ये मिट्टी का है, उन्होंने इसका अनुभव ज़रूर कभी न कभी किया होगा, बालू का घर बनाने का। बालू का से जो घर बनते हैं, सैंड हाउसलेट जिसे कहा जाता है। मध्य मध्य यानी बीच बीच में। प्रवाहंती धो देते हैं, बहा देते हैं। प्रचलती एव चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि यानी घूमने की जगह, पर्यटन स्थानानि। मत्स्य जीविनः यानी मछुआरे। स्वजीविका अपनी जीविका को, मीन्स ऑफ वंस लाइवहुड यानी जीवन चलाने के लिए जो माध्यम होता है उसे अपनी जीविका कहा जाता है, स्वजीविका। मीन्स ऑफ द वंस लाइवहुड। चालयंती यानी चलाते हैं। अतीव यानी बहुत अधिक। एषः समुद्र तटः। अब हम जो है इस पाठ की व्याख्या करेंगे, इसका सरलार्थ करेंगे। यह समुद्र तट है, यह एक सी बीच है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ लोग, जना जो है बहुवचन की क्रिया है, जना जो है बहुवचन का कर्ता है। यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति। कुछ लोग जो है लहरों से, समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनसे खेलते हैं। क्रीडन्ति जो है बहुवचन की क्रिया है। केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। कुछ लोग जो है नौकाओं से जल विहार भी करते हैं। तेषु उनमें से, केचन यानी कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति जो गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च। बालिका जो है बालिका शब्द रूप का बहुवचन है और बालका जो है बालक शब्द रूप का बहुवचन है, यानी बालिकाएं। च अव्यय, इसका अर्थ हम जो इसका प्रयोग हिंदी अनुवाद करते समय बीच में करते हैं। बालिकाः बालकाः च यानी बालिकाएं और बालक। बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालुका से यानी बालू की जो मिट्टी है उससे मिट्टी के घरौंदों की रचना करते हैं। मध्य मध्य यानी बीच बीच में। तरंगाः जो लहरें उठ रही हैं वो बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। वो बालुका घर जो बच्चों के बनाए हुए जो घर हैं उनको प्रवाहित कर ली जाती, बहा ली जाती है। एषा क्रीड़ा प्रचलती है। और इस प्रकार से यह जो खेल है वह चलता ही रहता है, यानी वो घर बनाते रहते हैं, लहरें आती रहती हैं और वो घरों को बहा ली जाती है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट जो है न केवलम पर्यटन स्थानानि, केवल पर्यटन के स्थान ही नहीं है, यानी घूमने की जगह ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीविनः, यहाँ पर जो मछुआरे हैं, जीविनः अपनी स्वजीविका चालयन्ति, अपनी स्वजीविका भी चलाते हैं। इसी के माध्यम से उनका जीविका का साधन भी होता है। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, अगले गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से हमारे देश में, पहली जो पंक्ति कहा गया है, हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं, तो उसको वापस व्याख्या करते हुए उस लाइन को बताया गया है। कौन कौन से अनेक जो है उनका नाम अगली पंक्ति में बताया गया है। एतेषु यानी जो हमारे देश में अनेक जो समुद्र तट हैं उनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। उनमें से जो प्रमुख नाम है वो बताए गए हैं, केवल मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तट अत्यधिक प्रसिद्ध है।
गोवा तटः, अब प्रत्येक तट की एक एक विशेषता बताई गई है, वो क्यों क्यों प्रसिद्ध है। गोवा तट जो है विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचित है। गोवा तट जो है विदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है उनकी रोचक स्थान है। सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो गोवा तट अवश्य जाते हैं। विशाखापट्टनम तटः विदेशी व्यापाराय प्रसिद्ध, और विशाखापट्टनम जो है तट, जो समुद्र सी बीच है विशाखापट्टनम का, वह वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। वो विदेशी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है तो वो सारा ही जो है वैदेशिक व्यापार यानी विदेशी जो व्यापार होता है वह विशाखापट्टनम तट से किया जाता है। कोची तटः, अब ये क्यों प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, और हमारे भारत देश का जो कोची तट है वह नारिकेल यानी नारियल का जो फल है कोकोनट, जिससे बहुत बड़ा इसका भी व्यापार है। इससे न केवल नारियल जो है नारियल पीने के लिए, सूखने के बाद उसको खाने के लिए, उसका जो फल होता है उसमें से पीने के लिए पानी, उससे अनेक औषधियाँ बनती हैं, सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं, उसका ऑयल निकाला जाता है। और तेल का प्रयोग मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उस तेल का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। खाने के लिए भी किया जाता है, शरीर के ऊपर मालिश करने के लिए भी किया जाता है, मतलब हर प्रकार से उस ऑयल का कहीं न हर जगह प्रयोग किया जाता है। जो है दक्षिण भारत में तो सारे ही जो व्यंजन होते हैं वह नारियल तेल से ही बनाए जाते हैं। तो कोची तट जो है नारिकेल फल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर में जुहू तट पर, मुंबई नगर अगर आप गए होंगे तो जुहू तट के बीच तो अवश्य गए होंगे, और जो मुंबई नगर जाते हैं रहते हैं उनको पता है जुहू तट किस लिए प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पे सभी लोग आराम से जो है विहार कर सकते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, और चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है उसका वह जो है हमारे देश का, भारत देश का ये जो समुद्र तटों में सबसे दीर्घ, सबसे बड़ा जो है समुद्र तट है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। आइए मैं इसको आपको चित्र के द्वारा समझाती हूँ। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। ये देखिए, आपने जो इंडिया का मैप आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उसमें इस तरह से कुछ भारत का जो हमारा नक्शा है उस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर भारत की तीनों दिशाओं में अस्मात इसीलिए समुद्र तट है ना, यहाँ पर भी समुद्र है, यहाँ पर भी समुद्र है और यहाँ पर भी समुद्र है। इसीलिए तीन दिशाओं में समुद्र होने के कारण इसे भारत देश को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। इसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशा में इसके कौन कौन से, अब तीनों दिशाओं में कौन कौन से समुद्र तट है। इसके पूर्व दिशा में यहाँ पर है बंगोपसागर यानी बंग सागर, ठीक है। दूसरा है इसके दक्षिण दिशा में, यहाँ पर ये दक्षिण दिशा है, यहाँ है हिंद महासागर। और इसके पश्चिम दिशा में, इसके पश्चिम दिशा में है आपके अरब सागर, अरब सागर। यानी इस भारत के तीन दिशाओं में अलग अलग समुद्र हैं। पूर्व दिशा में बंग सागर, दक्षिण दिशा में हिंद सागर और पश्चिम दिशा में है अरब सागर। इसीलिए तीन तरफ से तीन दिशाओं में समुद्र के घिरे होने के कारण इस भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो बच्चों, आपने चित्र के माध्यम से सीखा होगा अभी कि तीन दिशाओं में भारत के जो है हमारे समुद्र है। चलिए इसको संस्कृत में एक बार हम वापस इसका पठन कर लेते हैं। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटः सन्ति। अस्मादेव कारणात् भारतदेशः
प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसीलिए जैसे कि मैंने आपको चित्र में बना के बताया है, इसी कारण जो है भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंदमहासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। यानी पूर्व में जो है बंगाल सागर है, बंगोपसागर कहा जाता है संस्कृत में। दक्षिण दिशा में यानी साउथर्न एरिया में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशा में वेस्ट जोन जो है हमारा, उसमें है अरब सागर। यानी तीनों दिशाओं में अलग अलग सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः, और इन तीनों ही अलग अलग सागरों का जो संगम है वो कन्याकुमारी तट पर होता है। कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों ही सागरों का, बंगाल सागर जो है, बंगाल की खाड़ी जिसे आप जानते हैं जिस नाम से, दक्षिण दिशा का हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम यानी पश्चिम दिशा का अरब सागर है। ये तीनों ही सागर कहाँ आके मिलते हैं? कन्याकुमारी के तट पर। अत्र पूर्णिमायाम, और यहाँ की एक विशेषता और है कन्याकुमारी की। एक तो 3 सागर यहाँ मिलते हैं, दूसरा है अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदयः सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यानी यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, दोनों एक साथ देख सकते हैं। एक तरह कितना ही सुंदर प्रकृति का देखिए नज़ारा है। पूर्णिमा के दिन यहाँ पर चंद्रोदय हो रहा है और साथ साथ जो है सूर्य भी अस्त होते हुए हम एक साथ एक ही दृष्टि में देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ पर। तो अगर आपको जीवन में यहाँ पर जाने का मौका मिले तो पूर्णिमा का दिन जरूर चयन कीजिए, ताकि ये चीज़ों का अनुभव आप खुद कर सकें। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के द्वारा हमने संस्कृत की NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ संख्या 6 समुद्र तट किया है। आशा है इस वीडियो के द्वारा आपको इस पाठ को पढ़ने में और समझने में बड़ी आसानी होगी, और ये पाठ जो है आपके लिए नवीन अनुभव लेकर आएगा। बने रहिए बच्चों इस वीडियो के साथ, और घर पे इस पाठ को पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए, क्योंकि बिना अभ्यास के आपके लिए ये वीडियो जो है निरर्थक रहेगा। केवल देखना ही नहीं है, इस वीडियो के साथ साथ आप घर पे इसका अभ्यास अवश्य करें और इसको पढ़ते रहें शब्दार्थ के साथ साथ। ठीक है, आपको इस पाठ को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।